वेलकम टू अनसोल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 1983 में आई स्लीप अवे कैम्प मूवी के बारे में बात करेंगे। ये एक अमेरिकन हॉरर स्लैशर मूवी है जिसको डायरेक्ट किया था रॉबर्ट हिल जैक ने। अगर हम इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में बात करें तो IMDb पर स्लीप अवे कैम्प की रेटिंग है 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड नाउ रोटेन टोमेटो पे इट्स 82% फ्रेश। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं डायरेक्ट वीडियो के तरफ। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत 1975 के समर को दिखाकर होती है, जिसमें यहाँ पर जॉन बेकर अपनी फैमिली को लेकर कैंप अवारिक में एक बोटिंग ट्रिप के लिए आते हैं। और अब वहीं दूसरी तरफ कुछ और टीनेजर्स जो कि ये भी इसी कैंप में बोटिंग करने के लिए ही आए होते हैं। तभी अचानक से यहाँ पर इनका बोट का स्टीयरिंग इधर ही अटक जाता है, तो जिसके कारण से ये सामने दिख रहे जॉन और उनके बच्चों को अपनी बोट से सीधा कुचलकर मार डालते हैं। और अब सीन यहाँ से इस इंसिडेंट के बाद डायरेक्ट 8 साल बाद फोकस करता है, जिसमें यहाँ पर हमको दो टीनेज बच्चों को दिखाते हैं जिनके नाम रिकी और एंजिला होता है, जो कि आपस में कजन्स होते हैं। और यहाँ पर ये अपने स्कूल के एक ट्रिप के लिए उसी कैंप अवारिक में आते हैं, जहाँ पर हमने इस मूवी की स्टार्टिंग में एक आदमी को उसके बच्चों के साथ एक बोट एक्सीडेंट में मरता हुआ देखा था। तो खैर, अब इन स्कूल के सभी बच्चों का इस कैंप के अंदर आने के बाद इस कैंप के हेड काउंसिलर रोनी इन बच्चों को खाने का बंदोबस्त करने के लिए इनके शेफ आर्टी को बोलते हैं। तो जिसमें आर्टी यहाँ पर किचन में जाकर इन बच्चों के लिए खाना ही बना रहे होते हैं, तभी पीछे से इस किचन के गेट से कोई अननोन आदमी आकर आर्टी को पीछे से धक्का मारकर इसको सीधा उबलते हुए पानी में गिरा देता है। तो जिसके कारण से आर्टी यहाँ पर बुरी तरीके से जलकर मर जाता है। तो अब आर्टी के इस एक्सीडेंट को यहाँ पर देखने के बाद इस कैंप के ओनर मेल क्रिस्टिक ये इस ट्रेजिक इंसिडेंट को इस कैंप के अंदर आए उन सारे बच्चों से, अपने काउंसलर और अपने स्टाफ को इस बात को छुपाने के लिए इनसे कहता है, जिससे कि वो बच्चे इस बात को सुनकर इस कैंप को बीच में ही छोड़कर ना चले जाए। तो खैर, अब सीन यहाँ से चेंज होकर रात को एक लेक पार्टी की तरफ फोकस करता है, जिसमें इस कैंप के बच्चे एक लेक पर आकर बोट्स के ऊपर कुछ राइड गेम्स खेल रहे होते हैं। और इन्हीं में से दो टीनेजर्स जिनके नाम लेस्ली और माइक होता है, ये दोनों इस राइड गेम को खेलते खेलते इस कैंप की लेक से काफी दूर आ जाते हैं। और इसी बात को नोटिस करते हुए यहाँ पर लेस्ली ये यहाँ पर माइक की बोट से उतरकर इसकी बोट को यहाँ पर गुस्से में पलटकर इस लेक से स्विमिंग करते हुए बीच पे खड़े इसके दोस्तों के साथ चली जाती हैं। अब दूसरी ओर माइक, जो कि वो अभी भी इसी लेक के अंदर था, ये यहाँ पर लेस्ली से इस मोमेंट के लिए उससे सॉरी मांगने की कोशिश कर ही रहा होता है। तभी अचानक से इस लेक के अंदर से वही अननोन आदमी यहाँ पर आकर ये माइक को इस पानी के अंदर डुबोकर इसका गला बुरी तरीके से काट कर इसको यहाँ पर ही मार डालता है। तो अब सीन मॉर्निंग की तरफ फोकस करता है। इस कैंप का स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ये यहाँ पर लास्ट नाइट इन बच्चों की लेक पार्टी से फर्स्ट्रेट होकर इस लेक के अंदर पड़े इतने कचरे को देखकर अपने ओनर को इस बारे में कंप्लेंट करने के लिए ही जा रहा होता है। तभी इसको यहाँ पर एक बोट के नीचे एक बच्चे की डेड बॉडी देखने को मिलती है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि माइक की ही होती है। तो खैर, ये स्विमिंग इंस्ट्रक्टर इस सीन को देखकर डरता हुआ इस कैंप के ओनर को इस बारे में बताने के लिए जाता है। तो खैर, अब यहाँ पर शेरिफ इस कैंप के ओनर मेल कॉस्टिक से इस बच्चे की डेथ बॉडी के बारे में इनसे इस बारे में बात करते हैं, यह जानने के लिए कि आखिर में यह बच्चा इस कैंप के अंदर कैसे मरा। तो मेल कॉस्टिक यहाँ पर शेरिफ की इस बात को इधर सुनते ही यह इधर डरते हुए इस इंसिडेंट को एक नॉर्मल सा एक्सीडेंट बताकर यह कहकर बस चले जाते हैं। तो खैर, अब सीन एक पूल पार्टी की तरफ फोकस करता है, जिसके अंदर इस कैंप के सभी बच्चे आपस में एंजॉय ही कर रहे होते हैं। तभी इस कैंप का एक बच्चा यहाँ पर फ्रेश होने के लिए अपने कैंप के वॉशरूम की तरफ चले जाता है। तो इसके इस वॉशरूम के अंदर आते ही कोई बाहर से इसके गेट को लकड़ी से फंसाकर बंद कर देता है और इस वॉशरूम की खिड़की को फाड़कर इसके अंदर एक मधुमक्खी का बड़ा सा छत्ता फेंक देता है। तो अब ये लड़का इस इंसिडेंट को यहाँ पर नोटिस करते हुए इस वॉशरूम से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता ही, लेकिन इसका गेट बाहर से बंद होने के कारण ये इसी के अंदर ही फंस जाता है। और यहाँ पर ये मधुमक्खियाँ इस लड़के को इधर ही काट काट कर मार डालती हैं।
तो आप इस कैंप में लगातार इन बच्चों की मौतों को देखते हुए मेल क्रिस्टिक यहाँ पर फ्रस्ट्रेट होकर अपने काउंसलर रोनी से इन चल रहे बच्चों की मौतों को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में कोई इन बच्चों को कैंप के अंदर किस लिए और क्यों मार रहा है। तो खैर अब सीन यहाँ से मॉर्निंग की तरफ फोकस करता है, जिसमें इस कैंप के सभी बच्चे कैप्चर द फ्लैग का नाम का आपस में एक गेम खेल रहे होते हैं। और इसी गेम को खेलते हुए यहाँ पर एक पॉल नाम का लड़का ये एंजेला के पास आकर अपने साथ फ्रेंडशिप करने का ऑफर इसको देता है। तो अब यहाँ पर ये एंजेला पॉल की इस बात को सुनते ही ये अचानक से इस गेम को यहाँ बीच में ही छोड़ इधर से चली जाती हैं। तो अब उधर खड़ा रिकी या यहाँ पर एंजेला को ऐसे जाते थे इसको ये गेम खेलने के लिए अपने साथ कन्वेंस करता है। तो जिसको इस बात को देखते हुए यहाँ पर एंजेला ये इस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो अब इस गेम को खेलने के बाद ये सभी बच्चे यहाँ पर अपने रिफ्रेशमेंट के लिए लेक साइड पर एंजॉय कर स्विमिंग कर रहे होते हैं। और इसी दौरान इस कैंप की दो लड़कियां जिनका नाम जोडी और मैक होता है, ये दोनों वहाँ एंजेला को अकेला बैठा देख इसको अपने साथ स्विमिंग करने के लिए कहती हैं। बट एंजेला यहाँ पर इनकी इन बातों का इनको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देती। और इसी बात को देखते हुए यहाँ पर ये दोनों लड़कियां ये एंजेला को गुस्से में अपने कंधे पर उठाकर इसको सीधा पानी के अंदर फेंक देती हैं और इसका बुरी तरीके से मजाक उड़ाने लगती हैं। तो अब वहाँ खड़ा रिकी ये यहाँ पर एंजेला को इस पानी के अंदर डूबता देख इसको यहाँ डूबने से बचा लेता है और बस इसको इस इंसिडेंट को भूलने के लिए कहता है। तो अब इसी दिन रात को इस कैंप के कुछ सीनियर बच्चे आपस में कुछ पार्टीज की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो अब इस पार्टी की प्लानिंग को डन करने के बाद मैक अपने कैंप में जाकर अपने कुछ कपड़े लेकर पास के ही एक गर्ल्स वॉशरूम में जाकर शावर लेने के लिए जाती हैं। तो इसी दौरान हम सभी यहाँ पर उसी अननोन आदमी को ठीक इसी गर्ल्स वॉशरूम की तरफ आता देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर ये अपने हाथ में एक बड़ी सी मसेटी को लेकर मैक की गर्दन से लेकर इसकी कमर तक इसको बुरी तरीके से चीरकर मार डालता है। बाय द वे अब एंजेला रात का डिनर करने के बाद अपने कैंप में बस सोने के लिए ही जा रही होती हैं। तभी पॉल फिर से एक बार एंजेला के पास आकर इसको फिर से फ्रेंडशिप करने का ऑफर देता है। तो एंजेला इधर पॉल को ऐसे देखते हुए 1 घंटे बाद इसको आने के लिए कहती है। अब सीन यहाँ से इस कैंप के ओनर मेल क्रिस्टी की तरफ फोकस करता है, जिधर ये मैक के इतनी देर से गायब होने के बारे में जूडी के पास आकर उसके बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि इसने मैक को पिछले 1-2 घंटे से देखा है कि नहीं। तो अब जूडी ये यहाँ पर मेल क्रिस्टी के मुंह से ये बात सुनते ही ये इनको उसी गर्ल्स शावर वॉशरूम के बारे में बताती हैं, जिधर मैक लास्ट टाइम शावर लेने के लिए गई थी। तो अब इधर मेल क्रिस्टी ये जूडी की बताई जगह पर इसको उसी जगह पर जाकर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इनको जूडी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से मरी हुई दिखाई देने को मिलती है और इसका रीजन तो आप सभी जानते हुए ही आ रहे हैं। तो बाय द वे मेल क्रिस्टी ये यहाँ पर इस सीन को देखते हुए ये सीधा इस बिल्डिंग से डरते हुए बाहर की तरफ भाग जाते हैं। तो अब सीन यहाँ से फिर से घूमकर जूडी के कैंप के तरफ ही फोकस करता है, जहाँ पर ये अकेले में बैठकर कुछ कॉमिक्स बुक्स ही पढ़ रही होती हैं। तभी वही अननोन आदमी ठीक इसके कैंप में अचानक से अंदर आकर इसके मुंह पे जोर से मुक्का मारकर इसको इधर ही बेहोश कर देता है और पास में पड़ी हेयर स्ट्रेटनर मशीन लेकर सीधा इसके लोअर पार्ट में बुरी तरीके से घुसाकर इसको इधर ही मार डालता है। अब दूसरी ओर मेल क्रिस्टी मैक को गर्ल्स वॉशरूम में बुरी तरीके से मरता देख ये उस इंसिडेंट को देखकर वहां से भागने की कोशिश ही कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वही अननोन आदमी ठीक इनके सामने आके खड़ा हो जाता है। अब मेल क्रिस्टी ये इधर इस इंसिडेंट को देखते ही ये इस आदमी से अपनी जान बचाने की कोशिश ही करते हैं। तभी इसी दौरान यही अननोन आदमी एक मेल क्रिस्टी के गले पर एक एरो से इनको भी मार देता है। तो अब इस मूवी के एंडिंग में काउंसलर रोनी मैक की डेड बॉडी को वॉशरूम में मारा देख ये अब अपने कैंप के अंदर शेरिफ जॉन को इस मूवमेंट को फिगर आउट करने के लिए बुलवाते हैं। तो यहाँ पर शेरिफ जॉन ये इस कैंप पे पहुंचते ही ये अपने साथ काउंसलर रोनी को उस किलर का पता लगाने के लिए इनको अपने साथ में लेकर जाते हैं। और अब दूसरी ओर पॉल ये यहाँ एंजेला से मिलने के लिए इसकी बताई हुई जगह पर आता है। तो यहाँ पर एंजेला ये इधर पॉल को देख ये इसको अचानक से इतनी रात को स्विमिंग करने के लिए कहती है। अब दूसरी ओर काउंसलर रोनी ये यहाँ पर उस किलर को ढूंढते ढूंढते ठीक एंजेला और पॉल वाली जगह पर ही पहुंच जाते हैं। तो इधर इनको एंजेला एक बहुत ही अजीब सी पोजीशन में बैठे हुए कुछ अजीब सा गुनगुनाते हुए पॉल का सर अपने हाथों से संवारते हुए दिखाई देने को मिलती हैं। तो यहाँ पर काउंसलर रोनी ये इस क्रीपी मोमेंट को फिगर आउट करने के लिए एंजेला के पास में जाते ही हैं। तभी इनको यहाँ पर एक बहुत ही भयंकर सीन दिखाई देने को मिलता है। तो इधर हम सभी यहाँ पर देख पाते हैं
कि एंजेला का सर पॉल के शरीर से एक बहुत ही अजीब तरीके से जुड़ा हुआ होता है और वहीं पॉल का सर कट कर ठीक नीचे की तरफ ही पड़ा हुआ होता है। और अब ये मूवी ठीक यहाँ से इसके सेकंड पार्ट के लिए ठीक इधर से शुरू हो जाएगी, जिसमें हम सभी इसके सेकंड पार्ट की स्टोरी में इस मिस्टीरियस एंडिंग के इंसिडेंट को आगे के पार्ट में पता लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मूवी एंड होते हुए बहुत सारे सवाल हमारे बीच में छोड़ के गई हैं। और अब इसी बात को फाइंड आउट करते हुए यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर में यह मूवी का एंड क्या कहना चाहता है। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि आखिर में इस मूवी में किलर कौन था और लास्ट में इस मूवी के एंड में यह अचानक से क्या दिखाया गया। तो वेल दोस्तों, इसके लिए तो हमको इसका सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा। और अगर आप सभी इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहूंगा।